वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। हालांकि ये टॉपिक जो है ग्रुप 1 का टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए काम आने वाली है। हालांकि एक रिकमेंडेड वीडियो पर थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि बच्चा आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कौन सा नंबर इवन होता है, कौन सा नंबर ऑड होता है। वो सभी नंबर जो से डिविजिबल है वो इवन है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। इसी के साथ में प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 कोई प्राइम नंबर पे कंसीडर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक से फंडामेंटल है। जैसे 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिनके नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। जो भी लोग क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो सीक्वेंस, सीरीज एंड स्टैटिस्टिक में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कुछ बच्चा बेसिक से फॉर्मुला में बता रहा हूं, जैसे 1 + 2 + 3 से लेकर के अगर n संख्याओं का तुम्हें सम करना है तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्मुला अप्लाई करेंगे n + 1/2। अब मैंने कहा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। मैंने कहा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर जो n की वैल्यू 50 है तो 50 इंटू 51/2 सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर स्क्वायर का सम पूछता है तो स्क्वायर के सम के लिए भी आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6। क्यूब के लिए पूछा नहीं जाता है, यानी ग्रुप 1 में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए, मगर फिर भी लिख देते हैं 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, देन n + 1 होल अपॉन 2 टू दी होल पावर 2। हाँ बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। 2 से डिविजिबल वो नंबर होगा, 2 से डिविजिबल हमेशा वो नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा, जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उनके डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा। क्या मेरी बातों को समझ पाए? कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होगा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट, क्या कहा, फर्स्ट 2 डिजिट मतलब जैसे 1 2 3 4, तो अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल, अदरवाइज 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 1 2 3 5 आप जानते हैं, जो यूनिट डिजिट होना चाहिए उसमें जो यूनिट डिजिट के प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ में कुछ यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो यूनिट प्लेस पर पूछ लेता है कि यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या होगी, यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या होगी। ये कुछ इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि लिख दिया गया 81 टू दी पावर 254 पूछेगा। इन सबका मल्टीप्लाई कराने के बाद में यूनिट डिजिट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिट प्लेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो बच्चे देखो, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट तो ये होता है कि जो भी नंबर यहां पर है, क्या कहा, अगर मैं बात करता हूं p टू दी पावर q, तो आपको अगर यूनिट प्लेस पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो यूनिट प्लेस पर नंबर बताने के लिए जो q है उसको आप 4 से डिवाइड करा दें। 4 से डिवाइड कराने के बाद में जो भी अब आपके पास रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को हमें कंसीडर करना होता है। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि इसके कुछ 1-2 रूल्स और भी होते हैं जिससे कि हम लोग इसको आसानी से जनरेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे 1 का मल्टीप्लाई कितने ही टाइम्स कराओगे, 1 का मल्टीप्लाई कितने ही टाइम्स कराओगे, हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, 1 देखने को मिलेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो अगर कभी भी कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 1 है, पावर कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा उसका जो यूनिट प्लेस पर वैल्यू होगा वो 1 होगा। कभी भी अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 5 है, यहां पर अगर नंबर 5 है, पावर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा आपको 5 देखने को मिलेगा। कभी भी यूनिट प्लेस पर 0 है तो पावर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा आपको 0 देखने को मिलेगा। कभी भी यूनिट प्लेस पर 6 है, 6 का मल्टीप्लाई कितने ही टाइम्स कराओगे तो 6 6 या 36, मतलब यूनिट प्लेस पर हमेशा आपको 6 ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको आप जब भी ऑपरेट कराते हो, कितने टाइम्स ऑपरेट कराओगे तो आपका यूनिट प्लेस जो है वो कभी, यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो कभी नहीं बदलती है। अगर यहां से देखते हैं इस कंसेप्ट को, तो 2 4 से हमने डिवाइड कराया 254 को, और देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है। देन 4 6 या 24, देन 14 4 4 जा 4 3 जा, देन वी गेट द 12 कैरी 2।
यानी 81 टू दी पावर 2 को चेक कर लेते हैं। 81 टू दी पावर 2 का मतलब ये हुआ 81 इंटू 81, पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस पर वैल्यू पूछ रहा है तो 1 इंटू 1 का मतलब 1 यानी 1 आ गया। हालांकि ये बात यहां से बता करके आए हैं, तो यूनिट प्लेस की वैल्यूज को आसानी से निकाला जा सकता है। अब आपको यूनिट प्लेस की वैल्यू जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर ये सब नहीं याद होता है तो भी आपको सिंपल सा कंसेप्ट दे दिया, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है आपको 4 से डिवाइड कराना है, उसकी पावर को डिवाइड कराने के बाद में अभी जो बच रहा है रिमाइंडर उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है। नंबर सिस्टम पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चा होते हैं वो बाई ऑप्शन सिंप्लीफाई होते हैं। नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो बाई ऑप्शन सिंप्लीफाई होते हैं। क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कही जा रही है, किसी संख्या का इस सीरीज में एक फॉर्मूला बच्चा मिस हो रहा है, इस सीरीज में एक फॉर्मूला मिस हो रहा है, उस फॉर्मूले को लिख देते हैं, अचानक से याद आ गया। 1 + 3 + 5 से लेकर के 2n-1 तक का सम हमेशा n² होता है, इस बात को याद रखोगे। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी 1 3 5 7 9 का अगर हम सम पूछते हैं कि क्या होता है तो 9 मतलब क्या है 2n-1, यानी 2 4 जा 8 2 5 जा 10 -1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 25, यानी इसका सम कितना होगा 25 होगा अगर 1 3 5 7 9 का सम पूछे तो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि किसी संख्या का 22%, किसी संख्या का 22%, तो संख्या तो बता नहीं तो संख्या x हो गई, 22% का मतलब 22/100 176 है यार, 22 से 22 पंचे 110, अच्छा तो 22 अट्ठे 176, यानी संख्या बच्चा कितनी हो गई 800 हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है, उनका योग जो है वो 40 है, कह रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अरे यार क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर पाओगे, x + y आपको दे रहा है, x - y आपको दे रहा है, x × y आपसे पूछ रहा है, क्या नहीं जनरेट कर पाओगे? आसानी से जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दो संख्याओं का धनात्मक वर्गों का योगफल 85 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा ठीक है, ये देखो अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, साथ ही साथ वो कह रहा है कि वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद ठीक दूसरा आ रहा है, कह रहा बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। अच्छा उनके वर्गों का योग उसने दे रखा है, कितना है, वर्गों का योग है ये x² x + 1 का होल स्क्वायर = 85। यार एक काम करो बाई ऑप्शन ले लो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बजाय। हमने ले लिया कि जो बड़ी संख्या है वो 7 है, अगर बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या 6 हो गई यार, 49 और 36 को ऐड कर दोगे तो 9 6 15 4 3 7 1 8 लो भैया, पहली बार में आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 में बस लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कहा जा रहा है यदि संख्या 34.5 है यानी 34.56 के अंकों को उलट कर लिख दिया जाए, मतलब समझ रहे हो 34.56 है, 34.56, इसको अब आप लिख दीजिए 6543, ठीक है भैया, संख्या को पलट करके लिख दिया। फिर कह रहा है दशमलव की स्थिति को परिवर्तित नहीं करना है, नवीन संख्या प्राप्त होती है, नवीन संख्या का मूल संख्या के बीच में अंतर बताना है, ये अंतर बताना है यार, डिफरेंस नहीं बता पाओगे, सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके डिफरेंस बता देना। हालांकि ऑप्शन बी और सी में से कोई जाना चाहिए, ऑप्शन ए तो दूर दूर तक गलत है, और 5 4 6 3 31 के करीब जाना चाहिए, तो 31 यानी ऑप्शन बी के करीब जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप हालांकि सिंप्लीफाई करके बताएंगे क्या है, हालांकि नंबर सिस्टम में कम ही पेन चलाने की जरूरत पड़ती है, बाई ऑप्शन ज्यादा काम होता है। लिखा है 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 33 से सबसे बड़ी संख्या क्या है। यार क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहा, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्कस करने की जरूरत है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में लगाए हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाए, आपने इसे सीखा भी है। फिर आगे देखते हैं बच्चा, लिखा गया क्वेश्चन नंबर 6 में एक संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो फिर आपके पास रिमाइंडर 15 बचता है। बोल रहा है अगर उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 13 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो तुम याद रखना कि 13 से तुम्हें उसी रिमाइंडर को डिवाइड करा देना, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। क्या कहा, आप 13 से उसी रिमाइंडर को डिवाइड करा देंगे जो आपको रिमाइंडर मिला था, 13 बन जा 13, रिमाइंडर क्या मिल गया 2, यानी 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या इस कंसेप्ट को समझ पाए? आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको एक रिमाइंडर दिया गया दूसरे से डिवाइड कराने के बाद में पूछेगा रिमाइंडर क्या है, तो आपको जो नंबर से डिवाइड कराना है उससे रिमाइंडर को ही डिवाइड करा देना, जो आएगा वो हमेशा आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। फिर बच्चा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में 9 7 व 9 से भाग देने पर, अब देखो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर अब ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको रफ करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, इस सीरीज में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, ठीक है,
एक फॉर्मूला यहां पर बताना चाहूंगा, ये एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप कहेंगे ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। 2 से अगर हम 7 को डिवाइड कराएं तो 2 3 जा 6, कैरी 1 चला गया, ये इधर लिख देते हैं 2 3 जा 6। ये जो नंबर 7 है, 7 को गेन करने का तरीका क्या है, 2 इंटू 3 प्लस 1। तो अभी समझ में आ रहा होगा, भाज्य मतलब डिविडेंड, भाजक मतलब डिवाइजर, यहां से भागफल मतलब क्वोशिएंट, शेषफल मतलब रिमाइंडर। क्या अभी चीजें क्लियर हो गई, क्या अभी चीजें क्लियर हो गई? भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, जो आपको शेषफल मिल रहा है, यानी ये 3 आपका क्वोशिएंट हो गया है, ये 1 रिमाइंडर हो गया है, और यहां से ये 2 जो है ये डिवाइजर है, और ये जो 7 है ये डिविडेंड है। मुझे लगता है कि अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला था, इसलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। हाँ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 7 व 9 से भाग दे दिया जाए। यार देखो, किसी संख्या को तुम 7 से भाग दे रहे हो, ध्यान से समझते रहना। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, ठीक है। किसी संख्या को हमने 7 से भाग दे दिया, ध्यान से समझते रहना, तो शेषफल जो है वो 4 बच रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। क्या कहा? शेषफल 5 बचता है। बोला है ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक तो तुम्हारे पास बाई ऑप्शन होगा, तुम क्या करो कि डिवाइड करा करके देख लो, छोटे छोटे नंबर्स होंगे, आप दोनों ही नंबर से डिवाइड कराओगे, देखो किसमें 4 और 5 बच रहा है। एक दूसरा यहां पर मैनुअली, यहां से देखो बच्चा, एक काम करो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितनी बार में भाग हुआ है, तो हमने ये मान लिया, इस टाइप के केसेस में ये मान लेते हैं कि जो क्वोशिएंट है वो 1 है। ये आपका रिमाइंडर चल रहा है, ये भी आपका क्या चल रहा है, रिमाइंडर चल रहा है, यानी ये शेषफल है आपका। अभी फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 5। यहां से बच्चा कितना मिल जाता है, 14 मिल जाता है। कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब ये जो 14 है इस नंबर 7 के लिए काम करेगा, इस नंबर 7 के लिए बच्चा क्या काम करेगा, जरा इसे समझना होगा। ये वाली अभी इतनी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेशन के लिए 2 बची हैं। 14 इंटू 7 प्लस 4, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमको नंबर पता करना था, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 98 प्लस 4 मींस 102, ये आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही समझ आया होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुक करते हैं। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 है। 3 से भाग देते हो, 3 से भाग देते हो तो शेषफल तुमको 2 देखने को मिलता है। इसके यार कई मेथड होते हैं, मुझे सबसे आसान यही लगता है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि 7 से भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है। 7 से भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है, एक में 2 और एक में 6, ठीक है। यहां से आ जाते हैं, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि यदि अंतिम क्वोशिएंट 4 हो, यानी भागफल जो है वो 4 दे दिया गया है, अंतिम क्वोशिएंट 4 है, मतलब अंतिम क्वोशिएंट का मतलब समझ रहे हो। अब क्वोशिएंट तुमको दे दिया गया कि 4 है, तो इसका मतलब 7 से भाग देने पर 6 शेषफल बच रहा है, जबकि भागफल क्या है, 4 है, तो मतलब ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 6 34। 34 का इस्तेमाल इस नंबर 3 के लिए होगा, तो 3 इंटू 34 और साथ में शेषफल प्लस शेषफल, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। 4 3 जा 12, 102 प्लस 2 मतलब 104, 104। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 3 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 और 3 बचता है। यदि इस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके लिए होगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके लिए क्या है, ये है होमवर्क। हालांकि अभी तक की संख्याओं में क्या था कि हम एक्चुअली वो नंबर ही पता कर लेते थे, और अभी इस सवाल में क्या है कि आपको 24 से इस नंबर को डिवाइड भी कराना, तो आप बताएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। इतना हिंट मुझे लगता है कि आपके लिए सफिशियंट है। हालांकि क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं नंबर सिस्टम पर बेस्ड, जिसमें 2 अंकों की एक संख्या में बनानी होती है। हालांकि इसका कंसेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैनुअली आपने सीखा हुआ है लोअर क्लासेस में, बहुत बड़ा सोल्यूशन जाता है, लगभग 1 से 1.5 पेज का सोल्यूशन जाता है। क्या है क्वेश्चन, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में बदल देने पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में दो अंकों की एक संख्या और उन अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या 45 का अंतर है। याद रखना ये जो अंतर होता है ये कंसेप्ट समझेंगे। यहां पर 9 दोनों को ऐड कर दिया 21, यहां पर 18 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, यहां पर दोनों को ऐड किया तो कितना मिला, यहां से फिर दोनों को ऐड किया तो कितना मिला, अब एंड सो ऑन। देखो यार यहां पर हो क्या रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई ये और ये नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर ये नहीं जनरेट होगा, और इन दोनों नंबर्स का सम ये रहा। यहां पर क्या है, इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का मल्टीप्लाई इससे और फिर ये नया नंबर जनरेट हुआ। सेम प्रोसेस, इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई इससे और फिर ये एक नया नंबर जनरेट हुआ। यहां पर बच्चा तुमको बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। क्या कहा गया, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। आइए इस बात को समझने के बाद में अब हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 38 में। यानी ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझा तो तुम इतना याद रखो कि दो अंकों की एक संख्या वाले जितने भी सवाल होंगे, दो अंकों की एक संख्या वाले जितने भी सवाल होंगे, इन सवालों का कंसेप्ट ये होगा कि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, या फिर 9 डिवाइड्स द डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है। कितने का अंतर है बच्चा, 45 का अंतर है। तो कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा। यार अभी अभी बता करके आए हैं, दोनों संख्याओं की अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा, तो ये 9 से डिवाइड कराओ। तो जब 9 से हमने डिवाइड करा तो यहाँ से हमें कितना देखने को मिलता है, 5। यानी दोनों अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। दोनों अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। सेम प्रोसेस देखो जरा क्वेश्चन नंबर 37। हालांकि इसका आंसर जो है वो बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, कहा जा रहा है दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग और उस संख्या से 54 कम है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है। 54 दिया गया है, यार 9 से डिवाइड कराओगे तो 9 से डिवाइड कराने के बाद में तुमको क्या देखने को मिल जाएगा, 9 6 यानी अंतर कितने का होगा, 6 का होगा। हाँ, इस सवाल में याद रखेंगे वो बात अलग है कि हम दोनों संख्याओं को पता नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे, डाटा एक्चुअली इनसफिशिएंट इसीलिए दे रहा है। अदरवाइज अंतर हमने पता कर लिया है कि अंतर कितने का होगा, 6 का होगा। जो भी ट्रिक बता रहे हैं ट्रिक हमेशा काम करेगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, लोअर क्लासेस की अगर बुक्स आपके पास में नहीं बेचा है तो उन बुक्स में भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखना, तो प्रॉपर काम करेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में इतना ही सफिशिएंट है। हालांकि एलसीएम एचसीएफ ये आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलो इसी में थोड़ा सा बता देते हैं। एलसीएम में बच्चा कॉमन वैल्यूज को लिया जाता है, मतलब वो एक इस तरीके का नंबर जनरेट करता है जिससे कि जितने भी नंबर होंगे वो सारे डिविजिबल होंगे। और ये सब सीख करके जैसे मैं पूछूं 2 3 4 5 6 इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड कराते हैं, देन 3, फिर 2, देन 5, देन 3, फिर 2 से डिवाइड कराया, फिर 3 से डिवाइड कराया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, कुल मिला करके कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5 से एक और आएगा, 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कुल मिला करके ये जो एलसीएम आएगा बच्चा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये किस तरीके का नंबर होता है जिसको कि ये सारे के सारे नंबर डिवाइड करा सकते हैं। हालांकि ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम और एचसीएफ का जो केस आता है वो फ्रिक्शन पार्ट पर आता है। किस पर आता है, फ्रिक्शन पार्ट पर आता है। फ्रिक्शन नंबर जितने भी होते हैं वहां पर इसका काम होगा। तो अगर फ्रिक्शन नंबर का एलसीएम जनरेट करना है, क्या कहा, एलसीएम जनरेट करना है P बाई क्यू R बाई S T बाई U का। इनका अगर एलसीएम जनरेट करना है तो आप क्या करोगे, एलसीएम जनरेट कर लोगे P R T का, और एचसीएफ जनरेट कर लोगे Q S और U का। सेम प्रोसेस अगर हमें एचसीएफ जनरेट करना है, P बाई क्यू R बाई S और T बाई U का, तो आप सिंपली जनरेट करेंगे एचसीएफ किसका, P R T का, और एलसीएम जनरेट कर देंगे किसका, Q S और U का। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए?
तो फिलहाल ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका था, इसी में एक दो केसेस और आते हैं। फ्रिक्शन में अगर आपको पता करना हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।